मस्त टाईप करायला लागतं नुसतं. अरे आवाज कहाँ से आ रहा है भाई? हाँ, अरे आवाज कुठला येतो बघा. हॅलो, ओहो, हे काय झालंय नेमकं? राइट, प्लीज कंफर्म. तो आगे चले. देखिए, कल हमने देखा था, कल हमने क्या देखा था? कल हमने ये देखा था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमको पढ़ना है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ने से पहले हमको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है. हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी. डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस ये कहता है जैसे वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, वैसे ही पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, वैसे ही पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करता है. और पार्टिकल अगर वेव की तरह बिहेव करता है तो उस पार्टिकल का वेवलेंथ का फॉर्मूला है h अपॉन पी, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p इज मोमेंटम. बात खत्म. उसका प्रूफ भी मैंने कल बताया था. ये वाला क्वेश्चन हमको करना है, जरा ठीक से देख लो इसको. मैं जरा दूसरे पेज पर ले रहा हूं इसको. चलिए इसको जरा छोटा भी कर दूं. ये लो. चलिए क्या कहा है यहाँ पे? फाइंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड, मतलब वेवलेंथ निकालनी है हमको. किसकी किसकी निकालनी है वेवलेंथ? हमको निकालनी है वेवलेंथ एक इलेक्ट्रॉन की जो कि घूम रहा है या दौड़ रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट, और दूसरा है एक क्रिकेट बॉल जो कि 150 kg का है और 150 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, और हमको कंपेयर करना है कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा है. तो पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी. इलेक्ट्रॉन का ये मास है और उसकी वेलोसिटी लाइट की स्पीड है, ये बताया गया है. चलिए, ये गिवन डेटा यहां पर लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? यस और नो बोलो. नो. ठीक है. तो अब वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो वेवलेंथ का फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है. ये देखिए, ये लैम्बडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी. एच डिवाइडेड बाय पी मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता है. एच की वैल्यू ये देखिए यहां पे डाल दी. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये देखिए यहां से यहां तक है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और वेलोसिटी है ये यहां से यहां तक. तो फटाफट अगर हम कर लेंगे कैलकुलेशन तो 10 क्या होगा? -34. ये ऊपर जाएगा +31 और ये ऊपर जाएगा -8. उसके बाद अगर ये देखोगे तो ये नियरली, देखो फटाफट फटाफट काम करना है, बहुत ज्यादा मतलब बकबक नहीं. 3 2 मतलब 2.2 आ रहा है. तो ये 9 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये नियरली आता है 0.9 2 18. 9 2 18 हो गया तो कितना? 4 बचा, 40 हो गया. 9 4 36. मतलब ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा. 0.244 ऐसा कुछ होगा, यानी कि 0.244 नियरली मैं बोल रहा हूँ, नियरली इंटू 10 कितना आ रहा है ये? -3 और -8 यानी -11 ऐसा कुछ आएगा. तो देखिए आंसर ये देखिए 0.2 इंटू 10⁻11 मीटर. दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दी. चलो सभी बताना है, सभी सभी बाकी लोग प्लीज, बाकी लोग भी आपको बोलना है, सभी को यहां पे रिस्पॉन्ड करना है बेटा. एवरीबडी कम ऑन, जस्ट एवरीबडी. उसके बाद है इलेक्ट्रॉन हो गया. ये देखिए, अब हमें क्रिकेट बॉल के बारे में देखना है. क्रिकेट बॉल का मास है 150, उसकी वेलोसिटी भी है 150, राइट. तो क्रिकेट बॉल को भी मैं यहाँ पे
उसका वेवलेंथ, मतलब उसकी वेवलेंथ निकाल लेता हूं। क्रिकेट बॉल की वेवलेंथ, अगर कोई 150 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है, मतलब बहुत स्पीड हो गई, शोएब अख्तर वगैरह की स्पीड होती है 150, इतनी स्पीड किसी की नहीं होती। तो ये एच डिवाइडेड बाय मोमेंटम, यानी कि एच डिवाइडेड बाय मास इनटू वेलोसिटी। एच इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34। मास इज, व्हाट इज मास, बोलो मास क्या है। चलो डेटा देखो और बताओ मास कितना है, नियरली बता दो बस, मास कितना है, व्हाट इज द मास। हम बात कर रहे क्रिकेट बॉल की बेटा, क्रिकेट बॉल का मास कितना दिया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कम ऑन प्लीज 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 प्लीज। 150 किलोग्राम, और किलोग्राम में ही लेना चाहिए, 78 किलोग्राम है, राइट। उसके बाद है उसकी स्पीड, वो भी है 150। तो रफ आंसर निकालना है हमको 6.6। ये क्या करो, इस जीरो और इस जीरो को उड़ा दो, इन दोनों को उड़ा दोगे तो ये होगा आपका 10⁻², और 15 का स्क्वायर 225, और ये 10⁻² ऊपर जाएगा, -34 -2। अरे बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई, पल्ले पड़ी ना, क्या करता हूं मैं, समझ में आता है ना। तो इसको ये चलो इधर लेके जाओ पॉइंट को, तो ये 10⁻² और हो गया, फिर ये 10⁻² ऊपर जाके -2 बन गया, और ये पॉइंट यहां पर आ गया, इसका मतलब है 2.25 हो गया, हो गया ना, काम खत्म। तो ये रफ कैलकुलेशन 2 3 मतलब 2 3 6 मतलब बेत्रिक 6 हो गया, नियरली 3 आएगा, इंटू 10⁻², -34 -32 -38 मीटर। चलो बेटा क्लियर है यहां तक। अरे चलो बाकी लोग सभी के सभी कम ऑन, एक साथ आंसर देना है, यस और नो। अगर समझ में नहीं आया तो नो बोलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है जो चीजें बहुत आसान है, बहुत ही सटर फटर लगती है मेरे को, बस ऐसे ही भगाता हूं मैं, बहुत ही सटर फटर एकदम फालतू है, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे करूंगा कैलकुलेशन, कोई बात नहीं। लेकिन जो कैलकुलेशन होता है ना, तो वहां पे मेरा मतलब मैं रुकता ही नहीं, एक बार शुरू हो गया तो मतलब खट 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 ऐसे, मतलब मन करता है कि रुको ही नहीं, तो कभी कभी हो जाता है फास्ट। तो आपको भी ऐसे ही कैलकुलेशन सीखने, इससे भी फास्ट सीखने, क्योंकि बेटा अपने पास टाइम कम रहता है फाइनल एग्जाम में, राइट। लॉजिक तो बताता ही हूं मैं। तो 3 × 10⁻38 आया, देखते हैं आंसर क्रिकेट बॉल का कितना आता है नियरली। चलिए, ओ हो कुछ तो गलती हो गई, गलती हो गई रे बेटा, गलती हो गई, कहाँ हो गई गलती, देखे तो सही। हा, ये यहाँ पे गलती हुई क्या, नहीं तो इसने कहा, इसने ये गलती कर दी शायद, इसने ही गलती कर दी है, इस बच्चे ने, इस बच्चे ने गलती कर दी। समझ में आ रहा है क्या, इस बच्चे ने क्या कर दिया है अपने मन से, उसको भी नहीं समझ रहा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा किया क्या उसने, ऐसा किया, लेकिन ये गलती हो गई। और ये यहाँ पे भी -34 चाहिए, उसने कुछ भी कर दिया है, देखो ये पूरा गंदा गंदा। चलिए, मतलब मैंने क्लास में इसको सॉल्व करके दिया होगा, इसने अपना दिमाग लगाया है ज्यादा। तो चलो जरा मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे गलती कर दी उसने। एक तो सबसे पहले गलती हो गई उसकी, यहाँ पर तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसमें गलती कर दी इसने। ये देखिए यहाँ पे ना, ये प्लैंक्स कांस्टेंट जो है ना, ये होना चाहिए बेटा माइनस, ये पहली गलती। फिर उसके बाद उसने ये अपने ही मन से कर दिया है, कोई जरूरत नहीं है, अपने ही मन से इसने कुछ भी कर दिया है। यहाँ पे 150 ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए 150 क्यों उसको 10⁻³ कर दिया उसने, ग्राम। अरे हाँ देखो ये क्या कर दिया इसने, बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ पे उसकी एक्चुअली गलती कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई, उसके क्वेश्चन में ही गलती है बेटा। देखो ये जो क्वेश्चन लिखा है ना इसने, ये देखिए ये जो मास है ना, ये जरा ठीक से देखो, ये मास 150 किलोग्राम लिखा है इसने, गलती से लिखा है ये मास। क्यों, क्योंकि बॉल का मास 150 किलोग्राम होता है क्या, बोलो जरा एक बार। क्रिकेट का बॉल है, उसका मास इतना ज्यादा होता है क्या, नहीं होता।
क्रिकेट के बॉल का मास होता है ग्राम में, 150 ग्राम वगैरह, ठीक है। तो ये यहां पे गलती है, ग्राम चाहिए, ठीक है, ये वाला ग्राम चाहिए। क्रिकेट के बॉल का मास उसने गलत ले लिया ना, यहां लिखा गलत, इसलिए गलती हो गई। वन 150 ग्राम चाहिए क्रिकेट बॉल का मास। अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, अब कोई टेंशन नहीं। तो ये क्रिकेट बॉल के लिए मास देखो यहाँ पे, ये ग्राम है, इसलिए उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए उसने क्या कर दिया, 10⁻³ उसने, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जिसके नोट्स है ना वो स्टूडेंट के, उसने क्वेश्चन में गलत लिखा था। चलो एक बार मुझे बताओ, यहां पे कुछ कंफ्यूजन है क्या, कंफ्यूजन है क्या, बोलो जरा एक बार। नो, ठीक है ना, सभी लोग बोलो जरा, नए वाले पुराने वाले सभी लोग। कुछ कंफ्यूजन है, मैं बताता हूं बिल्कुल धीरे से, अब कोई टेंशन नहीं। उसने क्वेश्चन में किलोग्राम लिखा था 150, वो गलत था, ठीक है। एक्चुअली बॉल का मास 150 ग्राम है, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर लैम्बडा इज इक्वल टू 6.6 10⁻34। तो यहां पे 150, अब यहां पे ना उसने जो किया था वही करना पड़ेगा फिर से। तो यहां पे ये 10⁻³ लगाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। फिर इसने आगे यहां पे माइनस लिखना चाहिए, नहीं लिखा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये 150 और 150, इसका स्क्वायर 225 होता है, और ये 2 जीरो, इस 2 जीरो को हटा के 10⁻² कर दिया, और इसका पॉइंट यहां से इधर लाया, तो ये 10⁻² और एक बढ़ गया, तो 10⁻4 हो गया। चलो मैं बताता हूं धीरे से। अब ये कैलकुलेशन ना आने चाहिए। ये देखिए, ये 150 मल्टीप्लाइड बाय 150 अगर करोगे ना, 150 मल्टीप्लाइड बाय 150, तो इसका आंसर आएगा 2.2 इंटू 10⁻4, 2.2 इंटू 10⁻4, जो कि आपको दिख रहा है 2.25 इंटू 10⁻4। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, यस और नो बोलो जरा। अरे समझ में आया, यस। और ये 10⁻3, ये ऊपर वाला 10⁻3 है, ठीक है। तो अब बंदे की गलती कहां पे हुई, ये जो है ना बेटा, ये माइनस उसने लिखा नहीं, फाइनल मतलब आखिरी तक उसकी वही गलती हुई है। और ये 10⁻³ और +4, तो ये कितना हो जाता है, 10⁻³ +4 यानी 10 हो जाता है, राइट। तो वही 10 ये देखिए यहां पर आया। फिर ये 10 ऊपर जाके 10⁻1 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 का मतलब है 10⁻1 ऊपर जाके -1, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है, तो इसलिए ये आंसर इसका गलत आ रहा है। ये जो है ना, ये पावर बस उसकी गलत हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहां पे -35 होना चाहिए। चलिए क्लियर है, सबको क्लियर है क्या। तो ये हो गई वेवलेंथ बॉल की, और ऊपर वाली वेवलेंथ थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। बस मुझे इससे बताना क्या है। चलिए, इलेक्ट्रॉन और क्रिकेट बॉल, इनमें से बड़ा कौन है, बड़ा ऑब्जेक्ट कौन है, बॉल है, ठीक है। चलिए मैं जरा देखता हूं यहां पे इनकी वेवलेंथ, 0.2 इंटू 10⁻11 मीटर है इसकी, 0.2 इंटू 10⁻11 मीटर। डिजाइन करते हैं लेकिन यूनिट नहीं लिखते। देखिए ये डिजाइन करने से बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूनिट लिखना। यूनिट अगर नहीं लिखोगे ना तो इस डिजाइन को कुछ भी मार्क नहीं मिलते बेटा। ये जो डिजाइन है ना आप बना रहे हो ये बाजू में, यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो 0.2 इंटू 10⁻11, 2.9 इंटू 10⁻35। तो चलो जरा
देखे तो सही, ये जरा लिख लेता हूं मैं, दोनों की वेवलेंथ यहां पे लिख लूंगा। अरे दोनों की वेवलेंथ यहां पे लिख लूंगा। लैम्बडा ऑफ द इलेक्ट्रॉन 0.2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, और वेवलेंथ ऑफ बॉल कितनी थी? ओहो 3 टाइम्स कुछ थी, इंटू, ये इंपॉर्टेंट है, 10 कितना था, -35 मीटर। सो और ये इतना बड़ा लिखने से, देखिए ये सेंटेंस ना, इस सेंटेंस से बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऐसे लिखना। इतना बड़ा सेंटेंस है ना, डायरेक्टली ऐसा लिखो, बहुत ही मजा आता है। लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्बडा ऑफ बॉल। या फिर दिस इंप्लाइज, या फिर क्लियरली, क्लियरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलो यहां तक क्लियर है? चलो बेटा यहां तक क्लियर है क्या? मैंने जो कुछ भी लिखा है बस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बॉल से बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। तो जरा इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करता हूं, स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट, या फिर मैं क्या लिख देता हूं, स्मॉल सिर्फ, और बिग ऑब्जेक्ट्स, वेरी बिग। तो बहुत ही स्मॉल जो ऑब्जेक्ट है उनकी वेवलेंथ यूजुअली ज्यादा होती है, और बहुत ही बिग ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी वेवलेंथ यूजुअली कम होती है, क्योंकि उनका मास बहुत ज्यादा होता है। तो इनकी वेवलेंथ इतनी कम है, इतनी कम है कि वो वेव कैरेक्टर उतना विजिबल नहीं होता है उसमें। मतलब वेव कैरेक्टर जो होता है ना किसी में भी, वेव कैरेक्टर हम बोलेंगे, मान लो प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, ठीक है। मतलब वेव कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, लिखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बॉल की वेवलेंथ इतनी निग्लिजिबल है कि उसका वेव कैरेक्टर ध्यान में लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए डेली लाइफ में जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें पार्टिकल ही लगते हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ काफी कम होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे जो होते हैं उनकी वेवलेंथ काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा होती है, और इसीलिए उनकी वेवलेंथ को निग्लेक्ट नहीं किया जाता। ये लाइट की वेवलेंथ की तरह ही है, नियरली, मतलब नियरली बोल रहा हूं मैं, लाइट से भी इसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है। तो ये वेवलेंथ इनकी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को निग्लेक्ट नहीं किया जाता, बॉल के वेवलेंथ को निग्लेक्ट किया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर निग्लेक्ट नहीं किया जाता, बॉल के वेव कैरेक्टर को निग्लेक्ट किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट समझ में आया? समझ में आया? बड़े ऑब्जेक्ट के लिए डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस उतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए वेवलेंथ उतना मायने नहीं रखती, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन मायने रखता है। इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लिए वेवलेंथ, वेव कैरेक्टर मायने रखता है, और बोर ने इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को कंसीडर नहीं किया था, ये उसकी गलती है। तो किस तरीके से डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की वजह से बोर के थ्योरी में एक ड्रॉबैक निकलता है, समझ में आया? समझ में आया? आया ना समझ में? क्या बोल रहा हूं मैं कि बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस यानी वेव कैरेक्टर, डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस यानी वेव कैरेक्टर, डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस यानी वेव कैरेक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बड़ों के लिए, लेकिन छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है, उसको कंसिडर किया जाना चाहिए। किसको 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 कंसिडर किया जाना चाहिए? छोटे ऑब्जेक्ट के लिए किसको कंसिडर किया जाना चाहिए बेटा? यस, उस हाइपोथेसिस को या फिर वेव कैरेक्टर को। इसलिए डेली लाइफ में हम
पार्टिकल्स को वेव की तरह नहीं देख पाते क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे से छोटे पार्टिकल की वेवलेंथ काफी बड़ी होती है और उसको वेव कैरेक्टर काफी ज्यादा होता है। उसके वेव कैरेक्टर को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन 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 नेल्स बोर ने उसके वेव कैरेक्टर को निग्लेक्ट किया, मतलब उसके टाइम पर वो हाइपोथेसिस था ही नहीं। इसीलिए नेल्स बोर का इलेक्ट्रॉन का और एटम का मॉडल जो है उसमें ये ड्रॉबैक माना जा सकता है। राइट। उसके बाद चलिए एक क्वेश्चन है, तो ये बहुत बड़ा है, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसकी वजह से पार्टिकल में वेव कैरेक्टर ये समझ में आया, लेकिन बड़े पार्टिकल के लिए उसका कोई मायना नहीं है, छोटे पार्टिकल के लिए उसका इंपॉर्टेंस है, ये भी याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन है आगे, फाइंड द वेलोसिटी, बहुत ही सटर फटर क्वेश्चन रहते हैं। ऑफ एन ऑब्जेक्ट of mass 2 kg having de Broglie's wavelength 6 into 10 raised to minus 36 मीटर, कुछ भी नहीं है, मास दिया है 2 kg, मतलब ये टाइम पास है, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा। हमको क्या करना है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इस ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ दी है आपको 6 इंटू माइनस 36 मीटर, वेवलेंथ का फॉर्मूला है एच अपॉन पी डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के अनुसार, दैट इज एच अपॉन एम वी। तो इस अगर मैं v को इधर लेके आता हूँ और लैम्बडा को नीचे लेके आता हूँ तो आपके पास v इज इक्वल टू एम लैम्बडा बनता है। अरे बनता है कि नहीं, वेलोसिटी इज इक्वल टू एच अपॉन एम लैम्बडा, एच इज नथिंग बट 6.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 34, मास इज इक्वल टू 2 kg मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा कितना है उसका 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 36, तो ये इसको काट दो तो 3.3 बनता है। तो हो ऐसा मत करो, इसको इससे काटो तो 1.1 बनता है, फिर इसको इससे काटो तो ये 0.2 नहीं 0.5 बनेगा, फिर ये माइनस 36 ऊपर आके प्लस 36 बनेगा, 10 रेज टू माइनस 36 प्लस 36 कितना बनता है 10 रेज टू 2 बनता है। तो ये 10 रेज टू 2 है, तो ये 0.2 से आगे खिसकेगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 55 मीटर पर सेकंड। चलो समझ में आया। अरे आंसर लैम्बडा नहीं, ये यार देखो क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालनी है और इसने लैम्बडा बोला है, वेलोसिटी निकाली है ना हमने, ये ले लो यहाँ पे, ये ना लैम्बडा नहीं है बेटा, ये लैम्बडा नहीं है, ये वेलोसिटी निकालनी है। दिस इज वेलोसिटी। चलिए बात खत्म, समझ में आई? राइट राइट, समझ में आई तो बोलो यस। ओके, अब ये है आपका डी ब्रोगली हो गया, उसके बाद है हेजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये हेजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं। ये यही कहता है कि भैया किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप सर्टनली नहीं बता सकते, निश्चितता, सर्टन का मतलब होता है निश्चित होना, तो किसी की भी पोजीशन आप सर्टनली नहीं बता सकते। मतलब ठीक है, ये गाड़ी जा रही है, यहाँ पे एक पेड़ है, इस पेड़ पर आप बैठे हो या फिर पेड़ के नीचे, और यहाँ से ये जो गाड़ी है, व्हीकल पार्टिकल है, ये 10 मीटर है, ये एग्जैक्टली आप बता सकते हो। डेली लाइफ में तो हम ऐसा ही बोलते हैं, चलो ये 10 मीटर नाप के भी बता सकते हैं, मेजर करके। लेकिन ये बड़े ऑब्जेक्ट के लिए नो प्रॉब्लम, बिग ऑब्जेक्ट के लिए इनका नो प्रॉब्लम।
डी ब्रॉगली का भी वही था, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए वेव कैरेक्टर नो प्रॉब्लम, निगलेक्ट कर सकते हो, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं। वैसे ही हेजनबर्ग भी बोलता है ठीक है भैया बड़ा ऑब्जेक्ट है नो प्रॉब्लम, उसकी पोजीशन आप थोड़ी सर्टनली बता सकते हो, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ये न्यूक्लियस है और इसके बाजू में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप ऑब्जर्व कैसे करोगे? इस गाड़ी को तो आप ऑब्जर्व करोगे, कैसे करोगे? इसके ऊपर लाइट आके गिर रही है और ये लाइट आकर गिरने के बाद आपकी आंखों में जा रही है, तभी आपको ये दिख रहा है ना। मतलब ऑब्जर्व करने के लिए उसके ऊपर आपको लाइट डालनी पड़ेगी। चलो समझे या नहीं समझे? समझे ना? तो हाइजेनबर्ग बोलते हैं कि भैया आपने इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए क्या इस्तेमाल किया? मान लीजिए अगर आपने लाइट इस्तेमाल की तो लाइट का फोटोन इसके ऊपर गिरा होगा, और लाइट का फोटोन जैसे इसके ऊपर गिरा तो ये तो डिस्टर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिल जाएगा। लेकिन ये बड़ा ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब नहीं होता, डू नॉट डिस्टर्ब, नो डिस्टर्बेंस। लेकिन ये डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि ये बहुत छोटा है। ये जो गाड़ी होती है या पार्टिकल बड़े बड़े हमारे लाइफ में होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, वो लाइट के फोटोन से हिलते नहीं। अब हमारे ऊपर कितनी लाइट गिरती है, लेकिन फिर भी हम हिलते हैं क्या? नहीं, हम डिस्टर्ब नहीं होते। लेकिन इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होकर अपनी जगह छोड़ देगा। अगर आपको देखने के लिए लाइट का इस्तेमाल करना जरूरी ही है, उसके ऊपर लाइट को डालना जरूरी ही है, तो जैसे ही आपने लाइट डाली वैसे ही वो डिस्टर्ब हो गया। तो डिस्टर्ब होने के बाद आपने जो भी उसकी पोजीशन मेजर की, उसकी सही होने की कुछ भी गारंटी नहीं है। जो आपने पोजीशन छोटे ऑब्जेक्ट की मेजर की, वो सर्टनली मेजर की है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। समझ में आया? समझ में आया? अरे मैंने क्या बोला, समझ में आया? इनका यही कहना है हेजनबर्ग जी का कि भैया छोटे पार्टिकल को आप सर्टनली मेजर नहीं कर सकते, उसके पोजीशन को आप सर्टनली मेजर नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मतलब सर्टनली मेजर नहीं कर सकते, मतलब एक तो आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, जितना उसको आपको अच्छे से मेजर करना है लाइट उतनी ज्यादा डालनी होगी। लाइट ज्यादा डालोगे तो वो डिस्टर्ब ज्यादा होगा, और आपको अगर उसको सर्टेनली मेजर करना है उसके डिस्टेंस को, तो उसको लाइट कम डालनी होगी जिससे कि वो डिस्टर्ब कम होगा। लेकिन अगर आप लाइट कम डालोगे तो उसकी पोजीशन आपको ठीक से दिखाई नहीं देगी। मतलब क्लियर किसी ऑब्जेक्ट, एक तो आप उसको क्लियरली देख सकते हो डिस्टर्ब करके, या फिर डिस्टर्ब अगर नहीं करोगे तो क्लियरली नहीं दिख सकते। मतलब सिंपल सी बात है, मतलब अगर आपको उसकी पोजीशन ठीक चाहिए तो आपको लाइट ज्यादा डालनी पड़ेगी। अगर लाइट ज्यादा डालोगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इधर से उधर घूमने लगेगा। मतलब व्हेन यू आर मेजरिंग द पोजीशन करेक्ट, देन यू आर मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक इन इट्स वेलोसिटी। और अगर आप उसकी वेलोसिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो फिर आप उसकी पोजीशन को क्लियरली नहीं मेजर कर सकते। इसका मतलब है इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड मोमेंटम, यानी वेलोसिटी होता है और कुछ नहीं। वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंटम। So it is not possible to find the momentum as well as position simultaneously correctly. समझ में आया? समझ में आया ये स्टेटमेंट? ओके, अब आगे का हम कल देखेंगे। ओके, क्योंकि आज थोड़ा सा काम है मुझे जरा, इसके बाद आप लिख लो।